तो अब हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अध्याय 4 आईपीसी का, जिसको कहते हैं साधारण अपवाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, साधारण अपवाद वो अपवाद है ये 76 से सेक्शन 76 से 106 तक जो है चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो ये माना जाता है कि उसने अपवाद नहीं किया है, अगर इन कंडीशंस में वो आ जाता है तो 76 से 95 तक जो अपराध में पूरी तरीके से क्षम्य माने गए हैं कि ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति दुराशय बनाने में जो है सक्षम नहीं है, इसलिए जो है इनका कोई अपराध नहीं है, पूरी तरीके से क्षम्य माना जाता है। और 96 से 106 तक जो धाराएं हैं, इनमें अगर आपकी कोई बात आ जाती है प्राइवेट डिफेंस है, यहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा, तो इसमें ये माना जाता है कि आपने क्या किया है, आपने मतलब न्यायानुमत कार्य किया है। ठीक है, कि न्याय ऐसी बात करता है अगर आपको कोई बिना कुछ के परेशान कर रहा है, मार रहा है या आपकी संपत्ति छीन रहा है, तो आप अपने बचाव में उसे मार पीट सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है यहाँ का साधारण अपवाद है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 76 से 106 तक, पूरा का पूरा कवर नहीं करेंगे, पर इसमें 76 से 95 तक पढ़ेंगे और प्राइवेट डिफेंस 96 से 106 तक अपन जो है पूरा एक लेक्चर में पढ़ेंगे। तो 2 लेक्चर में अपन इसको जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 76। ठीक है, 76 के साथ आपको 79 पढ़नी है। ठीक है, तो ये जल्दी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो विधि द्वारा 76 कहती है, विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ऐसा व्यक्ति जो उस कार्य को विधि द्वारा करने के लिए आबद्ध, विधि द्वारा क्या किया गया है, आबद्ध किया गया है कि आपको ये काम करना है, यह तथ्य की भूल के कारण, तथ्य की भूल, फैक्ट की भूल के कारण वो अपने आप को आबद्ध समझ रहा है कि हम इस कार्य करने के लिए आबद्ध हैं। ठीक है, लेकिन विधि की भूल के कारण नहीं, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल के कारण। ठीक है, और वो उस कार्य को कर देता है तो क्या होता है, पढ़ते हैं, कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है वो विधि द्वारा आबद्ध है। जैसे मान लो एक व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध है काय के लिए कि आपको अंदर जाने से रोके, वहाँ पे लिखा हुआ कलेक्टर साहब का जो चेम्बर है, या मतलब मान लो कोई भी ऑफिस से कुछ भी है, वहाँ पर उनको उसको आदेश कि कोई व्यक्ति अंदर नहीं जाए। एक आम आदमी जाता है, वो अंदर जाने की जबरन कोशिश करता है, उसका काम है कि आपको रोके, वो छेड़े, नहीं मानोगे आपके साथ आपको धकेल के बाहर कर देगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने अपराध कर दिया, हमें धक्का क्यों मारा वहाँ जाने से, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए क्या है, वैध रूप से आबद्ध है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसने वारंट मिला उसको कि जैसे मान लो वारंट मिला, या मान लो उसको FIR हो गई किसी व्यक्ति की। ठीक है, तो वो उसको गिरफ्तार करने जाता है एक व्यक्ति को, तो वो विधि द्वारा आबद्ध ही गिरफ्तार करेगा आपको, तो उसने कोई अपराध नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि इसने जो अपराध कर दिया या हमें कैसे घसीट के ले गया, और नहीं जाएगा तो घसीट के ले जाएगा, उसमें क्या डंडे भी मारेगा नहीं मानोगे तो। ठीक है, या देखो तथ्य की भूल कैसे होती है। जैसे मान लो राम को पकड़ने आना था। ठीक है, राम को पकड़ने आना था गिरफ्तार करने, और श्याम को राम समझ लिया, किसी ने बोल दिया कि हाँ यही है श्याम, उसे जगह यही है राम, उसको लगा ये भी राम है। तथ्य की भूल हो गई, यहाँ फैक्ट है। ठीक है, राम को राम न समझ के श्याम को राम समझ लिया, और राम की जगह श्याम को पकड़ के ले गया पुलिस वाला। लेकिन उसने पूरी मतलब जानबूझ के पकड़ के नहीं ले गया श्याम को, उसने श्याम को राम समझा भूलवश और ले गया। तो ये तथ्य की भूल के कारण उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, राम को पकड़ लिया तो अभी कोई अपराध नहीं किया, और गलती से राम की जगह श्याम को पकड़ लिया तो अभी कोई गलती नहीं की, पता चलेगा छोड़ देगा। तो ये होता है कि जो जिसकी ड्यूटी होती है, जो विधि द्वारा आबद्ध होता है उस कार्य करने के लिए, और वो अपने पद के कर्तव्य में कोई कार्य करता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपराध दोस्तों नहीं किया है। ठीक है, अब 79 आती है, इसके साथ 79
आती है, विधि द्वारा आबद्ध था वहाँ पर। ये विधि द्वारा न्यायानुमत तथ्य की भूल को से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया। वहाँ पर विधि द्वारा आबद्ध था कि आपको ऐसा करना था, उस व्यक्ति की ड्यूटी फिक्स थी जो है, ठीक है। लेकिन 79 में जो है विधि द्वारा न्यायानुमत माने कानून ने ऐसे न्याय की अनुमति माना है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा है कि क्या संज्ञेय अपराध हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ के थाने में ले जाएगा, ये विधि द्वारा न्यायानुमत है। एक व्यक्ति चोर पकड़ा, गांव वालों ने पकड़ के उसको लेकर जबरन वो थाने में दे दिया, तो उनने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि ये विधि द्वारा क्या है, न्यायानुमत है। क्योंकि पुलिस तो हर जगह होती नहीं है। अपराध भाई रोक लो, किसी से रुक जाए जो किसी का नुकसान ना हो पाए। लूट हो रही थी, 4 लोग हो रहा है, उनने पकड़ के और लुटेरे को दी अच्छी मार और ले गए पुलिस के सामने, तो उनने कोई अपराध नहीं किया है, वो न्यायानुमत काम है। लेकिन गलती से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सद्भावपूर्वक, ठीक है, तथ्य की भूल के कारण अपने आप को न्यायानुमत समझता है, क्या समझता है, न्यायानुमत समझता है कि ये न्याय के अनुमत है, और कोई कार्य कर देता है तो भी वो अपराध नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लो वो कोई असंज्ञेय अपराध, किसी लड़की को मान लो मार रहा है, या किसी लड़के को बच्चों को उठा के ले जा रहा है, ठीक है, और आपने उसको रोका, ठीक है, आपने उसको रोका और आप पुलिस स्टेशन ले गए, आपने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि विधि द्वारा न्यायानुमत है। लेकिन एक व्यक्ति को मार रहा था, ठीक है, और आप पकड़ के उसको थाने ले गए, आप, लेकिन आपको लगा ये अपराध कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो लुटेरा ही था, और उससे बचने के लिए ये व्यक्ति उसको मार रहा था कि ये हमारा सामान न ले जाए, ठीक है। तो जो मार रहा था उसने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो खुद अपने बचाव में काम कर रहा था, प्राइवेट डिफेंस ले रहा था, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस ले रहा था वो तो, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति को क्या पता कि तुम प्राइवेट डिफेंस ले रहे हो, तो वो उसको पकड़ के ले गया, लेकिन बाद में खुली बात है तो पुलिस ने छोड़ दिया उसको, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया। इसका दृष्टांत पढ़ लेते हैं। का या कोई ऐसा कार्य करते देखता है जो का को हत्या प्रतीत होता है, उसे लगेगा इसकी हत्या कर रहा है। का सद्भावपूर्वक काम में लाएगा अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्यार कार्यों को उस कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या कोशित प्राधिकारी के समक्ष ले जाने के लिए या को अभिगृहित करता है, गिरफ्तार कर लिया, कार्य कोई अपराध नहीं किया, चाहे 75 साल बाद या निकले कि यह आत्मप्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो वहाँ पे जो 76 में बात हो रही थी वो विधि द्वारा आबद्ध था, या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध समझ रहा था। यहाँ पर विधि द्वारा न्यायानुमत कोई कार्य है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों अपना ये आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो अब 76 और 79, 77 78 देख लेते हैं। 77 कहती है न्यायाधीश न्याय करते हुए न्यायाधीश का कार्य, ठीक है। न्यायाधीश कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसे विधि द्वारा आबद्ध द्वारा दी गई है। कोई भी न्यायाधीश है न्यायिकता कार्य करता है तो ये माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया। किसी व्यक्ति को सजा भाई बोल देता है, अब तुम कहो ये तो अपराध है, तुमने सजा क्यों बोल दी, हमारा वारंट क्यों काट दिया, तुम्हारे वारंट काटने से प्लस गिरफ्तार कर लेंगे, नहीं। जब वो न्यायिकता कार्य करते हुए अपना काम करता है, अब जो उसको शक्ति दी गई शक्ति का प्रयोग करता है, और मान लो सहजन भूलवश वो उस कार्य को विधि द्वारा करने के लिए आबद्ध नहीं है, लेकिन उसे लगता है विश्वास है सद्भावपूर्वक कि वो उसके लिए आबद्ध है और वो काम कर देता है, तो भी उसने कोई अपराध नहीं किया। 76 कहती है। तो 77 76 और 79 लगभग एक जैसी है। 77 और 78 न्यायालय से संबंध है। तो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, ठीक है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए, ठीक है, उसके द्वारा आदिष्ट हो, यह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते ही की जाए अपराध नहीं है, चाहे उस व्यक्ति को, देखो, तो कोई निर्णय ने आदेश दिया कि किसी व्यक्ति को पकड़ के लाओ, तो पुलिस तो भैया पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। उनने कहा इसको जेल में डाल दो तो जेल में डालेगी। न्यायालय ने कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो तो फांसी पर चढ़ाएगी, ठीक है। मैंने ये जल्लादों को संरक्षण भी ये धारा देती है, क्योंकि जल्लाद ने तो अगर किसी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया तो वो तो ये माना जाएगा कि तुमने तो 3 से 2 कर दिया, लेकिन नहीं, न्यायालय के निर्णय का आदेश के अनुसार किया गया कार्य। लेकिन ऐसा काम कब किया जाए, जब वो न्यायालय का आदेश प्रवर्तन में रहे। ऐसा नहीं कि अब अपील में उसने उस निर्णय को माफ़ भी कर दिया है अपील वाली कोर्ट ने, फिर भी आप उसको जेल में डाले, ये नहीं। निर्णय में प्रवर्तन रहने तक प्रवृत्त रहे वो क्या है, उस न्यायालय के
मतलब निर्णय में ऐसा काम रहे, भले वह कार्य वह आदेश देने की निर्णय को अधिकारता न हो, भले सहजन मूलवश उसने क्या कर दिया हो, न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार से बाहर दे के निर्णय दे दिया हो, लेकिन वो निर्णय न्यायालय ने लेकिन जो उसका पालन कर रहा है व्यक्ति, उसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास होना चाहिए कि उस न्यायालय को इसकी अधिकारता थी। ठीक है, चपरासी है, उसे क्या पता भाई ये अधिकारता है, एक पुलिस वाला है, उसे क्या पता कि तुम्हें इसकी अधिकारता थी कि नहीं थी। तुमने कहा इसको ले जाओ, हम ले गए, भले उसमें 5 साल की सजा थी, 7 साल की दे दी, सुनना था और तुमने सुन लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पालन करने वाले व्यक्ति को सामान्यतः ये पता होना चाहिए कि न्यायालय ने जो है अपने क्षेत्राधिकार में काम किया है। ठीक है, अब इस तरीके से 76, 77, 78, 79 धाराएँ हमने कंप्लीट कर ली। धारा आती है 80, विधिपूर्ण कार्य करने की में दुर्घटना। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। तो विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, कोई भी लीगल कार्य किया जा रहा है तो उसमें दुर्घटना हो जाती है, तो कोई बात अपराध नहीं। तो कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, दुर्घटना मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, दुर्घटना, किसी दुर्घटना या दुर्भाग्य से भाई आपका भाग्य ही खराब तरह ऐसा हो गया, और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना। लेकिन कैसा होना चाहिए कार्य, दुर्घटना ऐसा नहीं कि अगर आपको उस दुर्घटना का ज्ञान है कि इससे दुर्घटना हो सकती है तो फिर आप नहीं बच सकते, आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के उसको एक्सीडेंट बना रहे हैं। आपका आपराधिक आशय है कि घटना को ऐसा बना दिया कि वो एक्सीडेंट लगे, तो नहीं बच पाएंगे। आपका कोई आपराधिक आशय या ज्ञान ना हो और दुर्घटना या दुर्भाग्य से कोई बात हो जाए, ठीक है, और कब हो, आप जब काम विधिपूर्ण कार्य कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं कि आप गांजा बेच रहे हैं, ठीक है, अपने यहाँ नकली तेल बना रहे हैं और उसमें कोई आदमी गिर के मर जाए, नकली शराब बना रहे हैं उससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो, नहीं, ये नहीं। विधिपूर्ण प्रकार से साधन भी कैसे हो, विधिपूर्ण हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप तलवार से घास काट रहे हैं और किसी व्यक्ति को लग गई। ठीक है, तो विधिपूर्ण साधनों और उचित सतर्कता और सावधानी से, और सावधानी बिल्कुल पूरी उचित होनी चाहिए, उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, तो कोई बात अपराध नहीं है जो कार्य कैसा हो, विधिपूर्ण कार्य हो पहले तो, और विधिपूर्ण साधनों से किया जा रहा हो। ठीक है, विधिपूर्ण प्रकार से किया जा रहा हो, विधिपूर्ण साधनों से किया जा रहा हो, और उस कार्य को करने में आपको कोई आपराधिक ज्ञान या आशय ना हो, और कार्य कैसा हो, दुर्घटना बस या दुर्भाग्य से हो जाए, तो कोई बात अपराध नहीं है। जैसे आप किसी मकान में बैठे हैं, ठीक है, किसी एक जगह एकत्रित किया गया, आपको दुर्घटना बस, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, कोई ज्ञान भी नहीं था कि ये मकान गिर सकता है। ठीक है, किसी को आपराधिक आशय ज्ञान भी नहीं, तो वहाँ पर भूकंप आता है और वो मकान गिर जाता है, उसमें लोग मर जाते हैं, तो यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं है, ये दुर्घटना बस कार्य है। ठीक है, इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। का कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर छिटक जाता है और निकल खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो इसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। एक व्यक्ति पुल पे कुल्हाड़ी से क्या काट रहा था, लकड़ी काट रहा था, ठीक है, और उसका फल मतलब जो कुल्हाड़ी लोहे वाला भाग होता है वो लकड़ी वाले भाग से निकल के किसी व्यक्ति को लग जाता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया अगर उसने सावधानी बरती थी। अगर लेकिन मान लो उसका फल बार बार निकलता था, ठीक है, वो ढीला था, उसमें अच्छे से नहीं लगा हुआ था, ठीक है, तो फिर उसका कार्य दोस्तों माफ़ी योग्य नहीं है, क्योंकि उसने उचित सावधानी सतर्कता नहीं बरती है। लेकिन अगर उचित सावधानी सतर्कता बरती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे मिलता जुलता एक स्टेशन और आता है कि का कुल्हाड़ी से अपना काम कर रहा था और वहीं पे कुछ बच्चे खेल रहे थे और एक बच्चा मर जाता, तो यहाँ पर बच्चे वाली बात आ जाती है, तो फिर यहाँ पर उसका अपराध हो जाएगा, क्योंकि बच्चे होते हैं, उन्हें क्या मालूम था कि भाई ये लकड़ी का निकल भी सकता है, लेकिन आपको तो ज्ञान था, ठीक है, तो वहाँ पर। लेकिन वयस्क पुरुष है तो वो जानबूझ के वो भी समझ रहा होगा कि ये कुल्हाड़ी का फल नहीं निकलेगा, इसलिए पास में खड़ा था। ठीक है, इस तरीके से जो है क्या है, धारा 80 आपको छूट दे देती है। ठीक है,
धारा 81, कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव हो किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया हो। ठीक है, तो कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव, ऐसा कार्य जिससे अपहानि माने किसी को नुकसान होना तो संभाव्य है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना, लेकिन आपराधिक आशय नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ज्ञान की बात नहीं की गई है। मान लो उस व्यक्ति को ज्ञान भी है कि इससे कोई अपहानि किसी व्यक्ति को हो जाए, लेकिन उसको अपहानि करने का ज्ञान आशय नहीं है, उसका आपराधिक आशय नहीं है। ठीक है, और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया। तो इसकी हेडिंग कहती है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो जिससे देखो किसी को नुकसान होने की संभावना भी है और इसका ज्ञान भी व्यक्ति को है कि इससे ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका आपराधिक आशय नहीं है और वो एक दूसरी बड़ी हानि को बचाने के लिए यह कार्य कर रहा है। ठीक है, और उसको ये विश्वास, वो आशा से नहीं कर रहा कि हमें नुकसान नहीं कर दे, लेकिन उसको ये वो जानता है कि अगर हमें बड़ी हानि करेंगे मतलब बचाएंगे तो छोटी हानि हो सकती है, इसका ज्ञान भी है और इसके होने की संभावना भी है। फिर भी आपराधिक आशय के बिना फिर भी उस अपहानि को बचाने के लिए और ठीक है और इस बड़ी हानि को भी बचाने के लिए वो कार्य करता है, तो वो अपराध नहीं है। इसको पढ़ लेते। इसको आत्म परिरक्षण का सिद्धांत भी धारा 81 से निकल के आता है। इसको आत्म परिरक्षण का सिद्धांत क्या है आगे आपको हम जो है बताएंगे। ठीक है, धारा 81, कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभव है। देखो जानते हुए मतलब यहाँ पे नॉलेज है, 80 में आपको नॉलेज है कि अपराध हो सकता है, तो 80 में आपको छूट नहीं मिलेगी, दुर्घटना नहीं मानी जाएगी फिर। ठीक है, वहाँ पे तो आशय के बिना भी हो और ज्ञान के बिना भी हो। ठीक है, उससे अपहानि कारित होना संभव है यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि या निवारण का परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो। कैसी हो? सद्भावपूर्वक की गई हो। बड़ी हानि के बचाने के लिए छोटी हानि की जाती है, तो ये माना जाता है कि वो अपराध नहीं है। भले वो जानता है कि ये इससे छोटी हानि हो सकती है, लेकिन उस छोटी हानि को अपराध करने के आशय से ना किया गया हो। ठीक है, उसको ही बचाने का प्रयास किया हो, उसको भी बचाने का प्रयास किया हो, लेकिन छोटी हानि कर देता है तो कोई नुकसान नहीं। स्पष्टीकरण कर पढ़ लेंगे, दृष्टांत पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे मामले में तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि या निवारण या परिवर्जन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की और इतनी आसन्न थी कि वह कार्य से यह जानते हुए उससे अपहानि कार्य होना संभव है करने की जोखिम उठाना न्याय या माफ़ी योग्य था। तो ये तथ्य का प्रश्न है। ये प्रत्येक मामले में ये देखा जाएगा कि ये छोटी अपहानि कार्य करने की आपको आवश्यकता थी या नहीं, इससे बड़ी हानि बचाई जा सकती थी या नहीं, ये सब का हर मामले में तथ्य का प्रश्न है। ठीक है, उसके क्या फैक्ट थे इनको देखा जाएगा। हम दृष्टांत पढ़ लेते हैं। का जो एक वाष्प जलयान का कप्तान है, क्या है? वाष्प जलयान का कप्तान है, एक बोट चलाता है जल की। अचानक और अपने किसी कसूर या उपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलयान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व वह अपने जलयान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव को खाकू अनिवार्यतः टकरा कर डुबो देगा। और कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाले, देखो वो जलयान चला रहा है, अब एक तरफ से 25-30 वाली नाव आ रही है। ठीक है, सामने से आ गई बिल्कुल। ठीक है, अगर नहीं बदलेगा तो ये एक्सीडेंट होगा, 25-30 लोग मरेंगे। और बगल से अगर मार्ग बदलता है तो 2 लोगों वाली नाव आ रही है। ठीक है, ठीक है, और कि अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको असंभवतः बचाकर निकल जाए। उसे पता है कि अगर इस तरफ हम मतलब मुड़ेंगे तो 2 व्यक्तियों वाली में टक्कर हो सकती है, लेकिन हम निकल भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ यदि कार नाव को डुबाने के आशय के बिना, ठीक है, उसका आशय उसको डुबाने का नहीं होना चाहिए, और खाके यात्रियों को संकट का परिवर्जन करने के प्रयोजन सद्भावपूर्वक अपना मार्ग बदल लेता है, तो यद्यपि यह नाव को ऐसे कार्य द्वारा टकरा कर डुबो देता है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभाव्य जानता था, तभी तथ्य
तथा यह पाया जाता है कि वह संकट से परिवर्तित करने का उसका आशय था, परिवर्जित करने का उसका आशय था, ऐसा था इससे नाव गा को डुबाने की जोखिम उठानी माफ़ी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं है। मान लो उस तरफ जाता तो 20 लोग मरते, इस तरफ गया तो 2 लोग मरे, तो ये माफ़ी योग्य कार्य है उसका। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि इस तरफ जाएंगे तो ये तो मर सकते हैं, लेकिन हम इनको बचा भी सकते हैं। अगर जानबूझ के मारेगा तो ये फिर अपराध हो जाएगा। उसने सोचा भैया भगवान चाहे तो ये भी बच जाए और ये भी बच जाए, ठीक है, तो फिर माफ़ी योग्य है, ठीक है। जैसे मान लो एक गांव में आग लग गई, 10-12 मकान लगातार थे, एक व्यक्ति ने इसको हानि पहुंचाने के आशा के बिना बीच का मकान तोड़ दिया थी, ताकि ये आग का जो है इसकी जो है कंटिन्यूटी जो है अलग हो जाए, ठीक है। तो ये उसने कोई अपराध नहीं किया। अगर इसको नुकसान करने की आशा के बिना आग को काबू करने के लिए किया है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। एक और खा स्टेशन इसका पढ़ लेते हैं। खा एक बड़े अग्निकांड के समय वही है, मकान को गिरा देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें आत्म परिरक्षण का सिद्धांत आता है दोस्तों। सारी हानियाँ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आत्म परिरक्षण का सिद्धांत ये बात करता है कि जब कहीं ऐसी कंडीशन बनती है कि आप या तो खुद को बचाएंगे या दूसरे व्यक्ति को मार देंगे, तब आपको अपने आप को बचा ला पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फायदा नहीं, फिर खुद मर जाना है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मारना है, ठीक है। जैसे में था कि 20 लोग बच रहे थे, 2 लोग मर गए, मर जाने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि 3 लोग जो है डेड लेबर से स्टीफन का ये मामला था, 3 लोग समुद्र में सैर करने निकले, 2 लोग थे, एक बच्चा था, ठीक है, और वो समुद्र में खो गए, ठीक है। समुद्र में खो गए तो उन्होंने क्या सोचा, भूख लगी, वहाँ पे कुछ खाने को नहीं था, तो इस बच्चे को दोनों ने मार के खा लिया। ये लोग वापस आए तो इन पर केस चला, तो इन्होंने कहा भाई हमने अगर इस बच्चे को नहीं खाते तो हम 2 लोग मर जाते, ये हमने बड़ी हानि बचाने के लिए छोटी हानि की है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आत्म परिरक्षा का सिद्धांत है, आपका कर्तव्य था कि आप दोनों में से अपने मांस को काट के उस बच्चे को भी खिलाते और आप भी खाते, ठीक है। जब ऐसा मौका आता तो आपको खुद मर जाना था, उस बच्चे को जो है मार के नहीं खाना था। ऐसे ही एक मामले में क्या हुआ कि 10-12 लोग बैठे तो बहुत सारा सामान रखा था, नाव वजन के कारण डूबने लगी, सारा यात्रियों का सामान फेंक दिया, तो यहाँ पे कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। अब आते हैं धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा कार्य। इसको डॉली इन कैप्स कहते हैं, डॉली इन कैप्स के नाम से जाना जाता है, अक्षम गुड़िया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम के आयु के शिशु द्वारा की जाती है। अगर 7 साल से कम का बच्चा है और वो कोई कार्य करता है, अपराध करता है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि वो मेंसरी या दुराचार नहीं मना सकता है, उसने कोई अपराध नहीं किया, ये निश्चायक सबूत होता है। बात खत्म हो गई 7 साल से कम का निकला तो। लेकिन 7 साल के शिशु से यदि कोई व्यक्ति कार्य कराता है तो ऐसा माना जाएगा कि मानो उसने खुद वह अपराध किया है, ठीक है। आती है 83 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। 7 साल से तो ऊपर का है लेकिन 12 साल से कम का है, ठीक है, और अपरिपक्व व्यक्ति है तो उसके द्वारा किया गया कार्य माफ़ी योग्य है कि नहीं, ये धारा 83 बताएगी। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे शिशु द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति व परिणामों का निर्णय कर सके। अब 7 साल से तो ऊपर का बच्चा है लेकिन 12 साल से कम का, तो ये देखना जाना है कि जो उस कार्य को कर रहा था उस कार्य की प्रकृति को समझ रहा था क्या, कि इस कार्य की प्रकृति क्या है, अपराध है या क्या है, या उस कार्य से क्या परिणाम होगा, क्या ये समझ रहा था, ये देखा जाए। अगर समझ रहा था तो वो पूर्णतः क्षम्य नहीं है, और अगर नहीं समझ रहा था पूर्णतः क्षम्य। इसमें एक लड़की थी, विदेशी मामला था, वो 10 वर्ष की लड़की थी, ठीक है, उसकी शादी हो गई, वो अपने पति से बार बार लड़ती थी, ठीक है। उसने चाकू से उस पति को मारा, ठीक है, उसको घाव चोट पहुंचाई और चाकू छिपा दिया कहीं पर, तो ये माना गया कि इसको समझ परिपक्व थी और ये 7 साल वाला जो है फ़ायदा इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। 83 का फ़ायदा इसको नहीं मिलेगा क्योंकि चाकू से मारना और चाकू को छिपाना मतलब वो परिणाम को समझती थी कि अब हमें डांट भी पड़ेगी, ठीक है। वो अलग बात है कि 12 साल के बच्चे तक का बाल न्यायालय मामला चलेगा, उन्हें जल्दी छोड़ दिया जाएगा, जेल वेल भेजा जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन साधारण अपवाद में वो नहीं आएगा, ठीक है। विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ठीक है।
कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में समर्थ है। ठीक है, विकसित व्यक्ति इसको पागल ही बोल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई काम कर देता है तो कोई अपराध नहीं है अगर वो कार्य के परिणाम और उसको नहीं जानता है, उसका कोई दोषपूर्ण विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है, ऐसा कुछ भी है, सब कुछ है। ठीक है, तो जैसे मान लो विकृत व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, वो मेंसिरियन नहीं बना सकता है क्योंकि वह कार्य के परिणाम को नहीं जानता है और वो क्या कर रहा है ये भी नहीं जानता है। ठीक है, तो विकृत व्यक्ति कैसा होना चाहिए दोस्तों? वो विधिक पागलपन होना चाहिए यहाँ पर। कैसा? विधिक पागल। ऐसा नहीं कि आप सर्टिफिकेट लेके आए डॉक्टर की हम तो पागल है तो आप बच जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। न्यायालय आपका परीक्षण करेगा, वो कहेगा आप कहाँ खड़े हो, वो कहेगा न्यायालय में खड़े हैं। ठीक है, आप कहाँ आए हैं? हम गवाही देने आए हैं। आप कहाँ हैं? आप पर केस चला। अगर वो न्यायालय की बात समझ रहा है तो न्यायालय ये समझेगा कि आपने जो है अपराध किया है। ठीक है, जब आप कार्यवाही ना समझ सको, आप ये ना समझ सकें कि हम ये क्या कर रहे हैं, तब आप पागल माने जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं। ठीक है, और जिस समय कार्य किया गया है उस समय व्यक्ति विकृत होना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति 24 घंटे में 22 घंटे जो है पागल रहता है और 2 घंटे के लिए सही हो जाता है और वह उन 2 घंटों में काम करता है, अपराध करता है, तो उसको दोस्तों फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय वह कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझ रहा था, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर जो 22 घंटे पागल रहता है उस दौरान कार्य करता है तो ये माना जाएगा कि इसने क्या किया है, अपराध नहीं किया है। कोई व्यक्ति 23 घंटे तो दिन में सही रहता है लेकिन 1 घंटे के लिए विकृत हो जाता है और वही उसी 1 घंटे में वह आपराधिक कार्य करता है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने नहीं किया क्योंकि उस समय वह पागल था। बाकी 23 घंटे में करेगा तो माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, पागलों की लिए अलग से प्रक्रिया होती है, पूरा CRP जब पढ़ेंगे तो पूरा आपको जो है पढ़ा देंगे। आती है 85, ऐसा कोई कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। कोई व्यक्ति मत्त हो गया, बहुत ही नशे में धुत है, बहुत ही ज़्यादा उसने नशा कर लिया है, वो कार्य निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है, तब उसको भी छूट प्राप्त होती है लेकिन कंडीशन। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उस कार्य की प्रकृति यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है। दोषपूर्ण है या विधि के कैसा है, प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु तब जबकि वह चीज़ जिससे उसकी मत्तता हुई थी उसको अपने ज्ञान की बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। ठीक है, कोई बात अपराध नहीं जब वो बस उन्होंने बहुत ज़्यादा सारा गांजा पी लिया, शराब पी ली, उसको निर्णय को लेने में समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या है, हम क्या कर रहे हैं, तो कोई बात अपराध नहीं है। लेकिन उसने वह नशा स्वयं की अपनी इच्छा से ना किया हो, या तो उसको इच्छा के विरुद्ध दी गई हो या ज्ञान के बना दी गई। ज्ञान के बना कैसे, किसी चीज़ में मिला के दे दी गई हो। ठीक है, या इच्छा के विरुद्ध यानी जबरन जो है नशा उसको करा दिया गया हो। ठीक है, 86, किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में किया गया अपराध जिसमें विशेष आशा या ज्ञान का होना आवश्यकता है, वह मत्त व्यक्ति अब कैसा कार्य कर रहा है जिसमें कोई आपराधिक आशय और ज्ञान का होना आवश्यक है। ठीक है, उन दशाओं में जहाँ की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशा से न किया गया। वह काम अगर ज्ञान और आशा के साथ ना किया गया होता तो अपराध नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर ज्ञान और आशा के साथ किया है तो अपराध है। कोई व्यक्ति जो है मत्तता की हालत में करता है, इस प्रकार कर बढ़ते जाने के दायित्व के अधीन होगा, मानो उससे वही ज्ञान था जो उसे होता यदि वह मत्त ना होता तब तक कि वह चीज़ जैसे उससे मत्तता हुई थी उसे ज्ञान के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। कोई आपराधिक कार्य है उसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और उसको करने के आशय भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई मत्त व्यक्ति करता है, ठीक है, मत्त व्यक्ति करता है और उसने स्वयं शराब पी है तो उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा कि आपको आपराधिक ज्ञान हो रहा था। आप ये नहीं कह सकते कि हमने शराब पी ली थी, हमें अब कहाँ हम इतना आशय बना पाएंगे किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने का, अपराध करने का। हमें तो इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था, हम तो सब कुछ भूल गए थे। भाई नशा आपने खुद किया है। ठीक है, तो
ये माना जाएगा कि आपने वो कार्य आपराधिक ज्ञान और आशय से किया है। लेकिन अगर आपको शराब या नशा, जो भी नशा है, आपकी इच्छा के विरुद्ध या आपको ज्ञान के बिना आपको धोखे से कराया गया है, तो ये 86 कहती है कि आपको क्षमा दी जाएगी, आपको कोई अपराध जो है नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने स्वेच्छा से नशा किया है तो ये माना जाएगा कि आपको उस कार्य का आपराधिक आशय भी था उसको करने में, और आपको ज्ञान भी था। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 86 पूर्ण हो जाती है। 87, सम्मति से किया गया कार्य मृत्यु या घोर प्रतिकारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। अगर कोई कार्य सम्मति से किया जाता है, ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है, मृत्यु या घोर उपाधि कायद करने का नहीं है, ठीक है, और इसकी संभाव्यता भी नहीं हो, किसी व्यक्ति को ज्ञान भी नहीं है, ठीक है, कि इससे मृत्यु भी हो सकती है, घोर उपाधि भी हो सकती है, और इसको करने का आशा भी नहीं है, और कोई जो है कंसेंट से कोई कार्य होता है, तो ये माना जाएगा कि क्या है, कोई अपराध नहीं है। जैसे मान लो कुश्ती खेलते हैं बच्चे, कुश्ती, ठीक है, तो उसमें उनमें सम्मति होती है, किसी व्यक्ति को चोट भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन घोरोपाती उसके हाथ पांव तोड़ने का किसी व्यक्ति का आशा नहीं होता है, और सामान्यतः संभाव्य ज्ञान भी नहीं होता है, ठीक है, इससे मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की, क्योंकि गद्दे पर जो है या रेत में या मिट्टी में जो है कुश्ती खिलाई जाती है, उसके नियम होते हैं कि इतने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और लगे किसी व्यक्ति को चोट आती है, कोई भी किसी व्यक्ति को मारता है, तो वो कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सहमति से होता है। क्रिकेट खेलते हैं, एक बॉलर की बॉल लग जाती है बैट्समैन को, तो कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसकी सहमति है। मान लो लिखित नहीं भी है, तो ये कंसेंट कैसी है, विवक्षित है, इम्प्लाइड है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कह सकता भाई ये बात नहीं खुली थी कि हम बल्ला मारेंगे और आप फील्डिंग करोगे और बॉल आपको सिर में लग जाएगी और आपकी आंख मान लो फूट जाएगी, तो भाई हम अपराध के दोषी नहीं है, ऐसा लिखी नहीं, तो लिखा नहीं है कहीं। तो ये सम्मति विवक्षित भी हो सकती है और एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त भी हो सकती है, ठीक है। तो धारा 87 पढ़ती है, कोई बात जो मृत्यु या घोरोपाधि कार्य करने के आशय से ना की गई हो, लेकिन आशय मृत्यु या घोरोपाधि का नहीं होना चाहिए, वरना अपराध हो जाएगी, ठीक है। जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोरोपाधि कार्य होना संभाव्य, वो जानता भी ना हो भाई कि इससे, जैसे जो फिलिप था, एंड्रयू फिलिप था, एक दो लोग जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट में मरे हैं बॉल लगने से, ठीक है, तो उसे ये ज्ञान नहीं था कि बॉल लगने से कोई व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है, संभावना भी तो उसका आशा भी नहीं था, लेकिन वो फिलिप ह्यूज था, कौन था ऐसा कोई खिलाड़ी था जो भी 4-5 साल पहले मरा था, तो कोई अपराध नहीं माना गया, ठीक है। आशा से ना की गई हो, जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोरोपाधि कार्य होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपमानी कारण अपराध नहीं है जो इस बात को 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त हो चाहे, तो यहाँ पे क्या अपहानि सहन करने की कंसेंट दे रहा है व्यक्ति 18 साल से ऊपर का। ऐसा नहीं कि आप बच्चे से खेल लें कुश्ती, 16 साल का बच्चा है उससे कुश्ती खेल लें आप, और आप 20 साल के 25 साल के, तो वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए व्यक्ति, ठीक है। तो अभिव्यक्त सम्मति दे या विवक्षित सम्मति दे, ठीक है, या तो स्पष्ट रूप से बोले कि हाँ अगर हमें ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम भैया कोई बात का बुरा नहीं मानेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर विवक्षित सम्मति हो। विवक्षित माने कैसी हो, इम्प्लाइड हो, ठीक है, अप्रत्यक्ष सहमति हो। कैसी सहमति हो, अप्रत्यक्ष। जैसे मान लो आप क्रिकेट देखने जाते हैं, कोई बॉल बैट्समैन मारता है और आप दर्शक दीर्घा में बैठे, आपको लग जाती है, आपका कोई कांटेक्ट नहीं है ऐसा कि हाँ बॉल लग जाएगी तो हम कुछ बोलेंगे, लेकिन विवक्षित संविदा है आपके आचरण से। विवक्षित संविदा कब होती है, आपके कंडक्ट आचरण से, क्योंकि आप वहाँ बैठे हैं तो आपको तो ज्ञान ही है कि बॉल लग सकती है, ठीक है। कार्य तो या कार्य होना कर्ता द्वारा आश्रित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि होगी वह उपरोक्त, जैसे किसी व्यक्ति जिसने हानि जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है उस बात द्वारा कार्य हो, यही बात है, ठीक है। दृष्टांत, का या आमोदार्थ आपस में पटेबाजी करने को सहमत होते हैं। आमोदार्थ माना एंजॉय करने के लिए। इस सहमति से किसी अपहानि को ऐसी किसी पटेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध ना होते हुए, खेल के नियम के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बॉल कर रहे हैं भाई, जो जैसे किया जाए आप सीधे बॉल मार दें किसी व्यक्ति को उठा के, या बैट मार दें सीधा उठा के, भाई छिटक जाए हाथ से और किसी व्यक्ति को लग जाए तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन आप जानबूझ के बैट मार दें, स्टंप उखाड़ के मार दें, ठीक है, टेबल टेनिस का बैट मार दें या बैडमिंटन का बैट मार दें, तो ये अपराध हो जाएगा, ठीक है।
उठाने की हर एक को सम्मति विवक्षित है। यदि का यथा नियम पटेबाजी करते हुए या को हानिकारक कर देता है तो का ने कोई अपराध नहीं किया है। धारा 87 आपको समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। आते हैं 88। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित होने का आशय नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर तो खेल वेल की बात हो रही थी, सहमति की बात हो रही थी, आपस में एक दूसरे को सहमति दे रहे थे। ठीक है, चलो हो गया। अब किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अब काम किसको करना है, किसी व्यक्ति को फायदे के, इसमें डॉक्टर्स वगैरह जो है क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं दोस्तों, बच जाते हैं। डॉक्टर मान लो ऑपरेशन करता था, आप बोल देते ये तो तुमने 326 कर दिया, और कोई व्यक्ति मर जाता गलती से तो ये कहते आपने 302 कर दिया। तो आपके फायदे के लिए और सम्मति से, आपके फायदे के लिए और आप ही की सम्मति से काम किया, आप सम्मति भी दे रहे हैं को हाँ ऐसा काम करो, और आपके फायदे के लिए किया जा रहा है, और मृत्यु काट करने का आसन नहीं है। अगर मान लो डॉक्टर का आशा आपकी मृत्यु काट करना है, आपको क्या ज्ञान कि इसके इंजेक्शन से मरना है, और वो लगा दिया आप मर जाए तो अपराध हो जाएगा। मृत्यु काट करने की आशा के बिना आपको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपकी सम्मति से कोई कार्य किया जाता है तो दोस्तों वो अपराध नहीं है। कोई कार्य जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, कैसे मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए भाव और कैसी बात कार्य कैसे किया गया हो, सद्भावपूर्वक। सद्भावपूर्वक की धारा कौन सी है, 52 IPC दोस्तों कहती है कि कोई कार्य सद्भावपूर्वक तब कहा जाएगा जब वह सम्यक यानी उचित सावधानियों सतर्कतापूर्वक किया गया हो। ठीक है, तो कार्य कैसा हो, किसी उस व्यक्ति के जिसके लिए किया फायदे के लिए हो, उसकी सम्मति से हो, उसकी मृत्यु करने के आशय के बिना हो, और सद्भावपूर्वक की हो। ठीक है, ठीक है, सद्भावपूर्वक की जाए, और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त और चाहे विवक्षित से सम्मति दे दो, या तो अभिव्यक्त या विवक्षित कार्य हो, या कार्य करने का करता या आशा हो, या कार्य करने की संभावना करता है तो वो ज्ञात हो। ठीक है, तो डॉक्टर दृष्टांत पढ़ लेते। एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य कर्म से या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है, बहुत ज़्यादा उसको कष्ट हो रहा है, मृत्यु कारित होने की संभावना है मृत्यु कारित होने की। यहाँ पे संभावना पे कोई अपराध नहीं, लेकिन आशा नहीं होना चाहिए मृत्यु कारित करने का। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही पीड़ित है व्यक्ति, चलो इसको एथेनेसिया लगा देते हैं, मौत का इंजेक्शन लगा देते हैं, मर जाएगा और इसको इसी का फायदा है, पीड़ा बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप उसके निवारण के लिए। किंतु या कि मृत्यु कारित करने का आशा न रखते सद्भावपूर्वक या के फायदे की आशा से या की सम्मति से या पर वह शल्य कर्म करता है, कार्य ने कोई अपराध नहीं किया है। कार्य ने क्या किया है, कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसके फायदे के लिए उसकी सम्मति से जो है ऐसा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और उसको मृत्यु का आशा करने की आशा के बिना भी किया जा रहा है दोस्तों, तो ये डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलूँ कि आपको धारा 88 समझ में आ गई, ये ना आए कमेंट में पूछ लेना, बहुत अच्छे से बता दूंगा। व्हाट्सएप पे आ जाना, वहाँ बता दूंगा। ठीक है, फ़ोन कर लेना, वहाँ बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब तो एक ही काम है दोस्तों, पढ़ना और पढ़ाई, क्योंकि पोस्ट बहुत जल्द आपकी आने वाली है, मतलब पोस्ट तो आ गई है, एग्जाम होने वाला है। 89 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया। तो जो 88 है वो कह रही है कि सहमति से शल्य क्रिया हो रही थी वहाँ पे, या कोई कार्य हो रहा था, तो भाई वयस्क व्यक्ति होगा तो वो तो सहमति दे देगा। लेकिन कोई शिशु है, यहाँ पे 12 वर्ष से कम का शिशु माना गया। अगर कोई 12 वर्ष से कम का शिशु है, या कोई पागल व्यक्ति है, या नशे की हालत में जो निर्णय नहीं ले सकता है, तो उसकी ओर से उसका विधिपूर्ण संरक्षक है, जो जैसे उसके माता पिता, बड़ा भाई है या रिश्तेदार है, जो विधिपूर्ण संरक्षक है, जो विधि मानती है कि हाँ आप इसकी हितैषी है, और वो सद्भावपूर्वक निर्णय लेते हैं, उसके फायदे के लिए काम किया जाता है, तो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु, बच्चा कैसा है, 12 साल से कम का है, कोई विकृत है, पागल व्यक्ति है, या नशे में मत्त है। ठीक है, और उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण भार साधक, या तो माता पिता हो संरक्षक हो, या न्यायालय ने उसका कोई विधिपूर्ण संरक्षक
जैसे मान लो स्कूल के मास्टर या हॉस्टल के वार्डन वगैरह ये क्या है, विधिपूर्ण संरक्षक माने जाते हैं। या कि अभिव्यक्त या अभिव्यक्षित सहमति कैसी दे दी हो, अभिव्यक्त सीधे या अभिव्यक्षित एम्प्रायर उनके आचरण से सम्मति दे दी हो। ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात को उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्तव्यास है हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को क्या हो, ज्ञात हो। ठीक है, अब यहाँ पे वो खुद सहमति दे रहा था, यहाँ पे उसके माता पिता या संरक्षक जो है क्या दे रहे हैं, सहमति दे रहे हैं, तो अपराध नहीं है। 12 साल के 10 साल के बच्चे का ऑपरेशन होना है, माता पिता ने सहमति दे दी कि हाँ भैया कर दो, और डॉक्टर ने कर दिया, उसको मृत्यु का करने के बाद वो बच्चा मर जाता है मान लो गलती से, तो इसे यहाँ पर कोई अपराध नहीं है। कोई पागल व्यक्ति है, उसको दवा कराने के लिए ले जाता है, उसका बड़ा भाई बोलता है कि हाँ भाई इसको करंट लगा दो, जो उचित है करंट लगाना, ठीक हो जाए, मान लो उसको कोई हानि हो जाती तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब परंतु खींच के, ठीक है, प्रोविजो है देखेंगे, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। हाँ, तो साथ है, माने मृत्यु करने का से मृत्यु करोगे तो अपराध हो जाएगा, या मृत्यु करने का प्रयत्न करोगे तो अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोरापति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसे बात करने पर ना होगा जिससे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि इससे मृत्यु कारित होना संभव है। सहमति तो दे दोगे, ठीक है, तो मृत्यु कारित करने की सहमति नहीं दे सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप जानते हैं कि इससे मृत्यु कारित हो जाएगी तो उस शिशु की या पागल व्यक्ति की आप सम्मति नहीं दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? केवल जब उसको मृत्यु या घोर उपपत्ति के निवारण करना आवश्यक हो। जब आपको ये लगे कि अगर यह ऑपरेशन नहीं होगा तो ये व्यक्ति मर सकता है, ठीक है, और ऑपरेशन होने में मृत्यु की जोखिम है, तब आप सहमति दे दें। क्या इसका विस्तार मृत्यु और घोर उपपत्ति के निवारण के लिए होना चाहिए, ठीक है, या उसकी भैया आंख बचानी है या कान बचाना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसकी मृत्यु या घोर उपपत्ति या अंग शिथिल या घोर रोग के निवारण के लिए। अंग शिथिल माने आप उसका पैरालिसिस हो गया, इसको बचाना है, या बड़ा ही अंग शिथिल हो गया है, या कोई बड़ा रोग है, या उसकी मौत हो जाएगी अगर आप ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, या उसकी मृत्यु हो जाएगी, या उसको घोर उपपत्ति हो जाएगी। जब इतनी खतरनाक कंडीशन हो तभी आप ऐसा कार्य करने की सहमति दे सकते हैं जिससे उसकी मृत्यु कारित हो सकती, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं कि उसको सामान्य बुखार है और डॉक्टर ने बोला भैया ये इंजेक्शन लगा रहे हैं हम, इससे इस व्यक्ति का बुखार भी जा सकता है और इस बच्चे की जान भी जा सकती है, तो आपको फिर वहाँ पे कंसेंट नहीं देना है, ठीक है। वहाँ पे आप बोलेंगे भैया चलो हम दूसरे डॉक्टर से दिखा लेंगे जो सामान्य दवाई देगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपका। तीसरी, इस बात का विवाद विस्तार स्वेच्छा घोरोपति कारित करने या घोर, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप स्वेच्छा घोरोपति कारित कर दिया किसी व्यक्ति को कोई नुकसान कर दे, इस बात तक का जो है विस्तार नहीं होगा। 89 का चौथा, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्परिणाम पर न होगा जिस अपराध के लिए जाने पर इसका विस्तार नहीं है, ठीक है। कोई अपराध जैसे मान लो जैसे कोई व्यक्ति आपराधिक आशय से काम करेगा तो वो दोषी माना जाएगा, मौत का इंजेक्शन लगा देगा मान लो, ठीक है। लेकिन किसी व्यक्ति ने दुष्प्रेरण कर दिया कि भैया ये फला व्यक्ति का बच्चा है, ठीक है, और आप तो इसको ऐसी दवाई देना कि ये मर जाए, तो भले ही वो डॉक्टर वो दवा ना दे, ठीक है, व्यक्ति मर जाए, लेकिन दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति ने तो अपराध कर दिया, हत्या का दुष्प्रेरण कर दिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपने दुष्प्रेरण क्या किया है कि इस व्यक्ति को मृत्यु कारित कर दो डॉक्टर साहब, भले डॉक्टर साहब ने ना की हो या कर दें वो, लेकिन आप तो दोषी होगा जिसने कहा है। तो ये चौथा कहता दृष्टांत है, का सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपनी शिशु की सम्मति के बिना या संभाव्य जानते हुए कि शल्य कर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, ना कि ऐसा आशा से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य करवाता है, का उद्देश्य शिशु को रोग मुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। का सद्भावपूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए ऑपरेशन कराता है कि इसको पेट में पथरी है वो निकल जाए, तो यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है संरक्षक ने, उसके फायदे के लिए किया, सद्भावपूर्वक किया है। 90,
सम्मति जिसके संबंध में अज्ञात होगी या भय भ्रम के अधीन दी गई है। अब सम्मति तो दे दी भाई उसने मार खाने की या पटने की या ऑपरेशन कराने की, लेकिन यह सम्मति अगर भय और भ्रम से दी गई है तो ये माना जाएगा कि उसने सम्मति नहीं दी है और आपने क्या किया है, अपराध किया है। कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जो इस संहिता की किसी धारा से आश्रित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति भय के अधीन की अगर हमें सम्मति नहीं देंगे तो हमें यह नुकसान हो जाएगा, या तथ्य के कोई सम्मति भय और भ्रम में दी है तो ये माना जाएगा कि उसने सम्मति नहीं दी है। और लेकिन भय भ्रम में सम्मति दी है, ये वह कार्य करने वाला व्यक्ति जानता हो कि ये भय और भ्रम में दी गई है, या संभाव्य जानता हो कि इसने भय और भ्रम में दी है, तो वो अपराध हो जाएगी। डॉक्टर साहब को पता है कि सम्मति इसने भय और भ्रम में दी है, ऐसा नहीं होना है इसका ऑपरेशन, ये भ्रमवश इसको बहला फुसला दिया गया है इसलिए ऑपरेशन करा रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है इसको, वो जानता है इस बात को, और इसके बाद अगर वो शल्यकर्म करता है तो उसने अपराध किया। लेकिन उसे पता नहीं है भय भ्रम में दी है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। उन्मत्त व्यक्ति की सम्मति, पागल व्यक्ति की मतलब जो पागल है, उन्मत्त है, नशे में है, उसकी सम्मति। यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त प्रकृति मत्ता के कारण के जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है, प्रकृति के परिणाम को समझने में असमर्थ है, अथवा शिशु की सम्मति जब तक कि संतत न, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी जो 12 वर्ष से कम आयु का है, ठीक है, तो ये भी सम्मतियाँ जो है नहीं मानी जाएंगी। अगर पागल व्यक्ति या विकलचित व्यक्ति ने दी है या 12 साल से कम के व्यक्ति ने दी है, ठीक है, और भय भ्रम में दे दी है, तो ये माना जाएगा कि उसने कोई सम्मति नहीं दी। 12 साल से कम के व्यक्ति की सम्मति नहीं मानी जाएगी, वो विधिक संरक्षक ही चाहिए होगा। पागल और उन्मत्त व्यक्ति की भी सम्मति नहीं चाहिए होगी, वो पागल व्यक्ति ही माना जाएगा, उसके संरक्षक की सहमति देगा तभी माना जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। और जो संरक्षक भी है, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है, उसने भय या भ्रम में दी और सामने वाले को पता है कि भय या भ्रम में दी है, तो सम्मति नहीं मानी जाएगी, अपराध माना जाएगा। फिर सीधा अपन तो ये जानते हैं। ऐसे कार्य का वर्णन जो कार्य अवहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कार्य अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। क्या बात है ज्ञान में। धारा 87, 88, 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है। धारा 87, 88, 89 जो सम्मति से कार्य किए गए हों अपराध नहीं माना जाता है। ये अपवादों का फायदा नहीं मिला गया है अगर वो कार्य ही इलीगल हो, उस कार्य ही अपराध हो, ठीक है। जो सम्मति देता है या जिसकी ओर सम्मति दी जाती है उन कार्यों का जो कार्य किए जाने का जो कार्य करने की संभावना हो, ठीक है। मान लो कोई कार्य अपराध है और आप उसकी सम्मति दे रहे हैं, तो क्या आपको 87, 88 का फायदा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। जैसे एक महिला गर्भवती है, ठीक है, एक महिला क्या है, गर्भवती है, ठीक है, गर्भवती महिला है और वो अल्ट्रासाउंड कराने जाती है डॉक्टर के पास कि भाई आप चेक कर दो कि हमें गर्भ में लड़का है या लड़की है, तो ये चेक कराना क्या है, अपराध है। तो अब भले ही डॉक्टर उसकी सम्मति से कर रहा है, वो महिला सम्मति दे रही है भाई कि हमारा अल्ट्रासाउंड करो, बताओ, तो क्या यहाँ सम्मति का फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक कानून में कहती है बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देंगे हम आपको। क्यों? क्योंकि वो काम तो कास्ता अपराध है, तो वहाँ पर डॉक्टर ने भी अपराध किया है क्योंकि वह जानता है कि ये कार्य इलीगल है, उस महिला ने भी अपराध किया है। इससे सम्मति से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब दृष्टांत पढ़ लेते हैं। गर्भपात कराना, जब तक यह स्त्री का जीवन बचाने के लिए सद्भावपूर्वक कार्य न किया हो या से अफवानी के बिना भी जो से उस स्त्री को कारत हो या कार्य करने का आशय स्वतः अपराध है, इसलिए ऐसी अफवानी के कारण अपराध नहीं है। और ऐसा गर्भपात कराने को स्त्री का या जो संरक्षक सम्मति उस कार्य को न्याय नहीं मनाती, तो वो स्त्री या उसकी ओर से कोई संरक्षक व्यक्ति सम्मति देता है कि ठीक है भाई लड़की निकली है, गर्भपात करा दो, तो ये कोई आवश्यकता नहीं, उसकी कंडीशन अलग है, ठीक है, वो जो अलग है उसका एक्ट अलग है, ठीक है। अगर मान लो किसी कंडीशन में गर्भपात कराया जाएगा जब उसकी जो महिला है उसको घोर उपाधि या मृत्यु की आशंका हो, या जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत ही खतरनाक विकलांग होगा, या वो भी जीवित नहीं रह पाएगा जन्म लेने के बाद, ठीक है, या मतलब रेप वगैरह की कंडीशन में वो जो है गर्भवती हो गई है, तब भी गर्भपात न्यायालय की जो है सम्मति से किया जा सकता है, ठीक है। या उसको, ठीक है, मतलब वो उसकी जान को जोखिम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उसका,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो है करा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप खूब सम्मति दे, ये आपका अपराध माना जाएगा। ठीक है। अब आती है 92। तो 86, 87, 88, 89। 87 में क्या था, व्यक्ति सम्मति से खेल खेल रहा था, अपराध नहीं माना गया। 89 में डॉक्टर 18 वर्ष से ऊपर की व्यक्ति के जो है कार्य कर रहा था। ठीक है। 89 में माता पिता पागल या शिशु के लिए क्या सम्मति दे रहे थे, अपराध नहीं था। 90 कह रही थी भय या भ्रम में सम्मति दी जाती नहीं मानी जाएगी। 91 कह रही है कि ठीक है, 91 कह रही है कि ऐसे कार्य की सम्मति जो स्वयं अपने आप में अपराध है, वो जो है आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा अपवादों का। अब 92 कहती है कि सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। चलो किसी व्यक्ति के, अभी तो ऊपर बात पढ़ रहे थे कि उसकी सम्मति से या उसकी संरक्षक की सम्मति से कार्य किया जाए उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक, अपराध नहीं है। अब यहाँ सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कार्य किया जाता तो भी अपराध नहीं है, लेकिन कैसी कंडीशन में किया जाए। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई, सद्भावपूर्वक की गई है, भले उसकी सम्मति के बिना की गई है, लेकिन कार्य कैसा सद्भावपूर्वक है, गुड फेथ में है। ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात को उस व्यक्ति को कार्य किया जाए अपराध नहीं है। यदि ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी हों कि उस व्यक्ति के लिए संभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए समर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। मान लो एक व्यक्ति रोड पर डला मिलता है, ऐसे समझो इसको, बहुत ज़्यादा गंभीर है, लोग उसको उठा के लेके हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब वो तो बेसुध है, उसको कोई सुरत नहीं, वो कैसे सम्मति देगा, ये पता भी नहीं है कि इसके माता पिता कौन है, कैसे उनकी सम्मति ली जाए, लेकिन इसका ऑपरेशन करना बहुत आवश्यक है, वरना ये व्यक्ति मर जाएगा। तो सद्भावपूर्वक बिना उसको कोई नुकसान करने के उद्देश्य से उसका ऑपरेशन किया जाता है उसके फायदे के लिए, तो ये कोई अपराध नहीं है। भले वो मर जाए वो व्यक्ति, ठीक है, या उसको कोई हानि हो जाए, लेकिन उसको बचाने के लिए उसको उस पर अपराध ना करने के आशय से वो काम किया जाता है, उसके फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया जाता है। तो 92 कहती है कोई अपराध नहीं है। ठीक है। एक बच्चा जो है कुएं में डूब रहा था, ठीक है, कुएं में डूब रहा था, ठीक है, और किसी व्यक्ति ने उसको डूबने से उसको बचा लिया, और उसको जब ऊपर खींच रहे थे तो उसको चोटें आ गई। वहाँ पे खींचने की, बचाने की किसी ने सहमति नहीं ली है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को शिशु को बचाने का काम किया गया है, तो ये कोई अपराध जो है यहाँ पे नहीं बन जाएगा। ठीक है। काम क्यों किया जाए, उसी के फायदे के लिए किया जा रहा है, भले उसकी सम्मति के बिना किया जा रहा है, लेकिन सद्भावपूर्वक हो। इसमें वही अपवाद हैं जो कहते हो, क्योंकि अपराध तो क्या है कि लेकिन ऐसा काम उसकी मृत्यु काल करने की आशा है या मृत्यु का प्रश्न करने के बिना किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके फायदे के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है। और मृत्यु का जोखिम तब लेना है आपको जब उसको मृत्यु से बचाना है, या घोर गति से बचाना है, या घोर रोग या अंगक्षति के लिए बचाना, तब मृत्यु का जोखिम लेना है, अन्यथा मृत्यु का जोखिम नहीं लेना है, कोई और उपचार करना है। ठीक है। स्वेच्छा उपधिकारत भी आप उस व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं, और दुष्प्रेरण तो कर ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। कोई आके बोले भैया इसके घर का कोई आया नहीं है, हम जानते हैं फला फला व्यक्ति है, इसको तो आप ऐसा इंजेक्शन दें, ऐसा इंजेक्शन दें कि मर जाए, भले डॉक्टर ना दे इंजेक्शन वो, लेकिन वो दुष्प्रेरण का अपराध तो हो ही गया है। ठीक है। दृष्टांत पढ़ लेते हैं। का अपने घोड़े से गिर गया है और मूर्छित हो गया, मूर्छित माना बेहोश हो गया है। का एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि या के कपाल पर, कपाल क्या होता है दोस्तों, कपाल होता है मस्तिष्क होता है कपाल। ठीक है। क्या होता है, कपाल मस्तिष्क होता है, शल्य क्रिया आवश्यक है। का या की मृत्यु करने का आशा ना करते हुए सद्भावपूर्वक आगे फायदा लेगी या के सम किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व भी कपाल पर शल्य क्रिया करता कार ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है। या कोई एक बाघ उठा ले जाता है, या जानते हुए कि संभव है कि गोली लगने से या मर जाए, किंतु या का वध करने का आशा ना रखते हुए सद्भावपूर्वक या के फायदे के आशा से उस बाघ पर गोली चलाता है, का की गोली से या को मृत्यु कारक घाव हो जाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। एक बाघ का बच्चा एक व्यक्ति को उठा के ले जा रहा था, उसको पता था कि बाघ को गोली मारूंगा तो संभावना है इस व्यक्ति को भी गोली लग सकती है, लेकिन उसको
व्यक्ति को गोली मारने के आशा के बिना वो बाघ पे गोली चलाता है, गोली उस व्यक्ति को या शिशु को लग जाती है, उसने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, घाव बोलता है कि शिशु ठीक है एक जलते हुए ग्रह में है, ऊपर से कोई व्यक्ति गिरता है, नीचे लोग बहुत सी एक चादर या बरसाती वगैरह ले लेते हैं, उस पर गिराते हैं, कूदाओ भाई इस पे आ जाओ, ठीक है, उससे कोई चोट भी आ जाती है तो कोई अपराध नहीं है वो। ठीक है, अब स्पष्टीकरण, केवल धन संबंधी फायदा वह फायदा नहीं है, धारा 88, 89 और 92 के भीतर आता हो। लेकिन फायदा केवल धन संबंधी नहीं होना चाहिए कि इसको भाई अगर हम तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे तो आपको 20,000 रुपये मिल जाएंगे, धन संबंधी फायदा नहीं होना चाहिए, उसके शरीर को फायदा होना चाहिए कि वो ठीक है उसकी किसी घोरपति मृत्यु की संभावना या किसी उसके दर्द का जो है निवारण होने की आशा से किया जाना चाहिए। ये स्पष्टीकरण है धारा 92 का। 13 सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना, संसूचना माने आपको बताई गई कोई बात, सद्भावपूर्वक की गई संसूचना उपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को है जिससे वह दी गई, यद्यपि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई हो। उस व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक कोई सूचना दे दी जाती है और उससे उस व्यक्ति को नुकसान हो जाता है कि वह जो है ठीक है अपराध नहीं है। एक डॉक्टर था, उसने एक व्यक्ति को बता दिया भैया कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप जीवित नहीं रह सकते हैं, आपको ये रोग है, ठीक है, आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा तो बच सकते हैं, अन्यथा आप मर जाएंगे, आप दवा ना कराएं। ठीक है, वो जानता है कि अगर हम इसको बता देंगे तो ये व्यक्ति सच में मर जाएगा, लेकिन सद्भावपूर्वक कि इसको बताना भी आवश्यक है और बता देता है तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, 94 वह कार्य इसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकी द्वारा विवश किया जाता है। 94 बहुत ही शानदार, वह कार्य इसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकी द्वारा विवश किया जाता है। अब आपका करने का मन नहीं लेकिन आपको धमकी से विवश किया जाता है दोस्तों, तो ये माना जाएगा कि आपने कोई अपराध नहीं किया है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं, लेकिन कुछ अपराध आप धमकी में भी नहीं कर सकते हैं। कैसा अपराध? जो हत्या है, हत्या नहीं कर सकते आप किसी की व्यक्ति की। यहाँ पर देख लेना जो मैंने बताया था आपको 81 में आत्म परिरक्षण का सिद्धांत कि आप किसी व्यक्ति को मार नहीं सकते हो। 94 भले आपको किसी व्यक्ति ने आपके कनपट्टी पर पिस्टल रखी और आपसे कहा कि आप फला व्यक्ति को गोली मार दो, ठीक है, फला व्यक्ति को गोली मार दो, हम नहीं तो हम आपको गोली मार, तो आपको गोली खा लेना, फिर फला व्यक्ति को गोली नहीं मारना, जान से नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि हत्या नहीं कर सकते आप, भले आपको कितनी भी धमकी दे जाए। हाँ, उस व्यक्ति ने आपकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखी और कहा भैया या आप इस व्यक्ति को नाम लेके बुलाओ, दरवाज़ा खुलवाओ, हमें यहाँ लूट करनी है, तो फिर आपने कोई अपराध नहीं किया, लूट हो जाने दो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, या कोई अन्य काम करवाया, किसी व्यक्ति को कोड़े मरवाया, डंडा मरवाया पाँव में, ठीक है, तो आप मार दें कोई व्यक्ति की मान, ठीक है, तो हत्या नहीं कर सकते हैं। और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई बात अपराध नहीं। और ऐसे अपराध जिनमें फांसी की सजा है, और वो कौन से अपराध जिनमें फांसी, अन्य कोई अपराध नहीं, ऐसा अपराध जो राज्य के विरुद्ध है। जैसे राज्य के विरुद्ध कौन से, अभी अपन यहाँ से पढ़ेंगे 121, 22, 23, 24 में राजद्रोह वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना या हथियार रखना वगैरह वहाँ पढ़ेंगे। तो राज्य के विरुद्ध कोई अपराध, ठीक है, या किसी मतलब ऐसा अपराध जो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है, जो राज्य के विरुद्ध है वो कैसा है, दंडनीय, मृत्यु दंड है उसमें, तो आप हत्या नहीं कर सकते हैं धमकी से विवश होकर, और ऐसा कोई अपराध राज्य के विरुद्ध नहीं कर सकते जिसमें फांसी की सजा है। बाकी इनको छोड़कर कुछ भी करें, कोई भी अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जो करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया है, जो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई थी कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी तत्काल ये लोग मृत्यु कर देंगे, परंतु यह तब जबकि उस कार्य करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानी मृत्यु युक्त से अपने को उस व्यक्ति में न डाला हो जिसमें वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया हो। तो आपको ये धारा समझ में आई होगी कि हत्या नहीं कर सकता किसी व्यक्ति को, और ऐसा कार्य नहीं कर सकता है कि वह मृत्यु से दंडनीय हो और राज्य के विरुद्ध अपराध हो, कोई बात अपराध नहीं है, भले उसने कुछ किया हो। लेकिन
ऐसा भी ना हो कि वह व्यक्ति स्वयं उस खतरे में ना पड़ा हो, जानबूझकर उस खतरे में ना पड़ा हो कि हमें मृत्यु हमारी हो जाएगी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। 4 लोग आए, आपको पकड़ के ले गए, किसी का दरवाज़ा खुलवाया, आपने खोल दिया, लूट हुई, कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर आप डाकुओं की टोली में शामिल होते हैं, आप डाकुओं की टोली में जाके शामिल हो गए, डाकू बन गए आप, फिर उनने आपकी कनपटी पर रखा कि भैया अपने ही पड़ोसी को लुटवाओ, और आप दरवाजा की चाचा रामलाल चाचा दरवाज़ा खोलो मैं आया हूँ, और वो खोल देता और आप लूट करवा देते हैं, तो ये अपराध नहीं है, ये अपराध माना जाएगा। ये धारा 94 का आपको फ़ायदा कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने स्वयं उसको जोखिम में डाला है। अब स्पष्टीकरण, वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनको सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, उसे लगा चलो अपन डाकू बन जाते, नहीं तो ये मारेंगे, ठीक है, तो भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस आधार पर ही ऐसा वक्त अपवाद का फ़ायदा उठाने का हकदार नहीं है कि उसे अपने साथी द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधिन्य अपराध है, ठीक है, उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। स्पष्टीकरण 2, डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित तो तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात के करने के लिए जो विधिन्य अपराध विधि द्वारा अपराध विवश किया गया व्यक्ति, उदाहरणार्थ एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक ग्रह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, जैसे डाकू उसमें प्रवेश कर सकें, उसे लूट सकें, यह सब बात का फ़ायदा उठाने के हकदार है। डाकू आए, एक लोहार के घर में गए, उससे कहा भैया चलो अपने हथौड़ा वथौड़ा लेके वो ताले को तोड़ना है, या किसी चाबी वाले के यहाँ ले गए तुम्हें गोली मार देंगे, इसकी चाबी बना उस ताले की इसी वक्त, और वो बना देता है और लूट हो जाती है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन अगर वो लोहार जानबूझ के डाकुओं की टोली में जाता है, डाकू बनता है कि हम लूट करवाएंगे, हमें ताले तोड़ने आता है, हमें चाबी बनाना आता है, तो क्या इसका फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। 95 कहती है तुच्छ अपहानिकारक करने वाला कार्य, तो कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उसने कोई अपहानिकारक कारित होती है या कारित की जानी आसित या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह उतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत न करेगा। अपराध इतना तुच्छ है, हानि इतनी तुच्छ है कि कोई भी ज्ञानवान व्यक्ति जो है उसकी क्या नहीं करेगा, उसकी जो है शिकायत नहीं करेगा, तो वो अपराध नहीं है। आप रास्ते से जा रहे थे, एक मोटरसाइकिल वाला निकला या साइकिल वाला आपके ऊपर कीचड़ उठ गया, तो वैसे तो ये भाई नेग्लिजेंसी है उसकी, या आप पे आपराधिक बल का प्रयोग भी है, आप निकल कर बहुत सारी कंडीशन में आएगा, लेकिन क्या कोई सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति इसकी रिपोर्ट करेगा? नहीं। तो ये तुच्छ हानि है, और इसको जो है कोई भी इसका केस नहीं चलेगा। वकीलों को भी इसके अंतर्गत फ़ायदा मिलता है। आप कोर्ट में काम कर रहे हैं तो चांद किसी को जोर से बोल देते हैं, या शब्द आपके मुंह से निकल जाता है, या टेबल पे आप हाथ पटक देते हैं, या फाइल को उठा के पटक देते हैं, तो ये तुच्छ हानियाँ मानी गई हैं और ये कोई अपराध नहीं है। तो दोस्तों, धारा 95 तक हमने पढ़ा, 76 से 95 तक जो भी व्यक्ति आ गया पूर्णतः क्षम्य है, क्योंकि ऐसे में मेंसरिया नहीं माना जाता है। अभी साधारण बात और बच्चे हैं, अगले लेक्चर में अपन प्राइवेट प्रतिरक्षा 96 से 106 जो न्यायानुमत हैं पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।